Hello students, today we are going to cover the merits and demerits of company organization. Already in before videos we have covered the meaning, definitions and features of company organization. So let's start. There are 5 merits of company organization. First one is limited liability, second is share transfer facility, third continuity, fourth scope for growth and expansion, and fifth efficient management. So let's start with first limited liability. We have discussed many times that what is the meaning of limited liability and unlimited liability. So in company organization, the liability of shareholders are limited to the extent of their shares, मतलब उन्होंने जितने शेयर्स परचेज किए हैं उतने ही अमाउंट तक उनकी लायबिलिटी होती है. जैसा कि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में जो ओनर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और अगर कंपनी को कोई लॉस होता है तो उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी देनी पड़ सकती है. बट ऐसा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है. शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है और ये उनको पता होता है और इसी लिमिटेड लायबिलिटी के इस मेरिट के कारण जो मेंबर्स हैं जो कंपनी के वो लोग जो हैं वो इंकरेज होते हैं, वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इसीलिए इस बिजनेस फॉर्म को ज़्यादा डेवलप होने का स्कोप मिलता है. सेकेंड इज शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी. Now in company form of organization, any shareholder of a public company can transfer his shares freely without the approval of other members. इसमें किसी भी शेयर होल्डर को किसी अदर मेंबर से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है. अगर वो कोई अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो बिना किसी मेंबर के अप्रूवल के ट्रांसफ़र कर सकता है. बट अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो ऐसा पार्टनरशिप फर्म में नहीं होता है. पार्टनर्स को एक दूसरे से अप्रूवल लेना होता है अगर वो अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो. और इसमें एक फैसिलिटी और है कि जो लिक्विड इन्वेस्टमेंट है उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है और इस कैश में कन्वर्ट एडवांटेजेस को लोग पसंद करते हैं और इसीलिए कंपनी में सेविंग करना पसंद करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं लोग. नाउ कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कंपनी का. इसमें जो मेंबर्स हैं उनके डेथ से या उनके बैंकरप्ट होने से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह वर्क करती है और चलती रहती है और इसमें एक स्टेबिलिटी होती है कंपनी के एग्जिस्टेंस में. दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. फोर्थ इज स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होने के कारण इस कंपनी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने का और एक्सपेंड करने का पूरा चांस होता है क्योंकि इसमें सफिशिएंट कैपिटल होती है. इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा करते हैं तो कैपिटल अच्छी होती है. मैनेजमेंट अच्छा होता है कैपिटल होने की वजह से. जो मैनेजर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा अमाउंट मिलता है अपनी सर्विसेज देने का और इस पर जो मेंबर्स हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है. तो ये सारे जो एडवांटेजेस हैं इनके कारण कंपनी को ग्रो करने का और एक्सपेंड करने का पूरा चांस मिलता है और hence the benefit of a large scale business are available to the company. अब इसमें कैपिटल अच्छी होती है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है कंपनी की क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलता है. सो लार्ज स्केल बिजनेस एंजॉय करती है कंपनी और इसकी वजह से जो पर यूनिट कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो कम पड़ता है कंपनी को. एंड द कंज्यूमर गेट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट चीप रेट्स और कंज्यूमर्स को चीप रेट्स में गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं. Now fifth is efficient management. The company can utilize the service of experts because of the availability of financial resources in abundance and the continuity of business. क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है और कंटिन्यूटी होती है बिजनेस में, तो एफिशिएंट और एक्सपीरियंस्ड मैनेजर इसमें आना पसंद करते हैं कंपनी में और वो आते हैं तो मॉडर्न मैनेजरियल टेक्निक्स के साथ आते हैं. सो द बेनिफिट ऑफ द सर्विसेज ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ द सोल ट्रेड और पार्टनरशिप बिजनेस, जो कि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप फर्म में नहीं मिलता है बिजनेस मैन को बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि उनकी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं क्योंकि उसमें जो मेंबर्स हैं वो भी लिमिटेड होते हैं.
Even if they are ready to appoint experts in their organizations, the experts will not like to join them because of the lack of continuity. अगर वो चाहें भी कि एक्सपर्ट्स को हायर करना, तो भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें एक डीमेरिट होता है जो कि है लेक ऑफ कंटिन्यूटी. आई होप ऑल द merits are clear to you. Now come to the demerits and limitations of company organization. As compared to sole trade and partnership, the company organization has many important advantages, but it has its limitations too, which become a hindrance in its development. Its major limitations are the following. First is difficulty in formation. This is the first demerit. Second one, lack of secrecy. Third, lack of motivation, excessive government control, delay in decision, oligarchic management, conflict among investors. So these are the seven demerits of company organization. So let's start with first. First demerit is difficulty in formation. It is difficult to form company because of expensive activities involved in it. क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं और उन्हें फिर रजिस्ट्रार में डिपॉजिट कराना होता है, तो इसमें बहुत एक्सपेंसेस होते हैं. एक तो ये है इसको फॉर्म करने में डिफ़िकल्टी. दूसरा, इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग और मनी कंज्यूम होती हैं. सो दीज डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं MOA, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस. ये 3 डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इन फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के डर से लोग इसमें इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को स्टार्ट करने से थोड़ा सा डरते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट डिमेरिट. नाउ सेकेंड इज़ लेक ऑफ सीक्रेसी. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अ पब्लिक कंपनी हैज़ got to publish its accounts and deposit many important documents in the ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार. जैसा कि हमने देखा कि एक तो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी इसमें फॉर्म करते टाइम भी जमा कराने होते हैं, और उसके अलावा जब ये फॉर्म हो जाती हैं तो भी पब्लिक कंपनीज़ को अपने अकाउंट्स को पब्लिश कराना होता है और रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराना होता है, जो कि कोई भी एक प्रिस्क्राइब्ड फ़ी देके इन्हें देख सकता है. इसीलिए इसमें सीक्रेट नहीं रह पाता है इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में रहता है. नाउ थर्ड वन इज़ लेक ऑफ मोटिवेशन. क्योंकि इसमें ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है. अगर हमने पहले भी बात की है, जो ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं और वो सभी अलग अलग जगहों पर होते हैं, तो वो सभी मिलकर कंपनी को नहीं चला सकते हैं. तो कुछ डायरेक्टर्स वो सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, बट यही डायरेक्टर्स जो होते हैं वो अपॉइंट्स करते हैं कुछ सैलरीड पर्सन को, कुछ लोगों को जो कि कंपनी की एक्टिविटीज़ को चलाते हैं. और इस वजह से जो ओनरशिप है और मैनेजमेंट है अलग होने की वजह से डायरेक्ट मोटिवेशन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको नहीं मिल पाता है, जो कि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में डायरेक्ट मोटिवेशन होता है. कैसे? क्योंकि वही ओनर्स होते हैं, वही कंपनी को चलाते हैं, वही मैनेजमेंट चलाते हैं, तो वो अपने बिजनेस को जब खुद रन करते हैं तो उन्हें डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि उन्हें डायरेक्ट पूरा बेनिफिट मिलता है. लेकिन इसमें जो बेनिफिट है वो किसको जाता है? शेयर होल्डर्स को. जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो बेनिफिट्स होता है वो किसको जाता है? शेयर होल्डर्स को. इसीलिए जो इसमें एम्प्लॉयज़ और जो अदर मेंबर्स काम करते हैं उन्हें डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं मिलता. वो सोचते हैं कि जो बेनिफिट हमें मिलेगा वो तो शेयर होल्डर्स को जाएगा. सो ये एक लेक ऑफ मोटिवेशन का जो डिमेरिट है वो इसमें रहता है, ये एक लिमिटेशन है. नाउ फोर्थ इज़ एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल. इसका एक ड्रॉबैक है क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कंट्रोल होता है इसमें, क्योंकि लार्ज स्केल पे रन करती हैं और इसमें लीगल रूल्स भी होते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस इसमें गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करानी होती है. आप कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपनीज हैं उनको ऑडिट कराना बहुत ज़रूरी होता है, चेकिंग करवाना कंपलसरी होता है, उनके जो अकाउंट्स होते हैं वो पब्लिश कराना एनुअली इम्पॉर्टेंट होता है. सो ये सब चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं. सो क्योंकि इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होने के कारण इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी चेंज नहीं किए जा सकते हैं, जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो भी चेंज नहीं की जा सकती है कंपनी की, क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. कोई भी चेंजेस आप करवाने जाएंगे तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ उन्हें फॉलो करनी होती है. तो
इससे जो कंपनी की एफिशिएंसी है और फ्लेक्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होती है। और इसीलिए जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपर्ट्स हायर करते हैं, जो कि लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, जिससे कि जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो थोड़ा अवॉइड किया जा सके, और जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल डेफिनेटली ज़्यादा होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। नाउ डिले इन डिसीजन मेकिंग, इसमें क्विक डिसीजंस जैसे कि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में लिए जा सकते हैं, क्योंकि वो ओनर्स होते हैं, मैनेजमेंट खुद ही देखते हैं, तो वो क्विक डिसीजंस लेते हैं। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, और फिर मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, फिर डिसीजंस लिए जाते हैं। तो इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी डिसीजन एकदम से लिया जा सके, क्योंकि इसमें एक सबसे कंसल्ट करना, सबकी राय लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। और इस वजह से इसमें ऐसा भी होता है कि बहुत सी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ भी डिले हो जाती हैं और स्लिप हो जाती हैं। सो देयर इज़ अ डीमेरिट ऑफ डिले इन डिसीजन। ओलिगार्की मीन्स कि कुछ लोग ही मैनेजमेंट को चलाने वाले होते हैं, सम पीपल्स। अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम पे चलता है, पर वो सिर्फ एक आई वॉश करने वाला सिस्टम है, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। इसमें जो इंस्टीट्यूशन है, कंपनी इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन ओलिगार्किक मैनेजमेंट, कुछ ही लोगों के अंडर में ये सिस्टम चलता है। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो डायरेक्टर्स हैं, वो इलेक्ट करते हैं, ऐसा बोला जाता है। बट बहुत सारे शेयर होल्डर्स को तो यही पता नहीं होता है कि हेड ऑफिस कहाँ पर है कंपनी का, और उन कंपनी में क्या चल रहा है। कुछ ही लोग जो बहुत ज़्यादा शेयर्स जिनके पास होते हैं वो ही रियल ओनर्स होते हैं, और वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं एक्चुअली में। सो देयर आर few people who matter and the other shareholders are just puppets. So ये सिर्फ एक आई वॉश करने का सिस्टम है, ये कहना कि लीगली अगर हम कहें कि कंपनी जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलती है, बट ऐसा नहीं है। कुछ ही शेयर होल्डर्स होते हैं जिनका ज़्यादा इस पे बिजनेस पे कंट्रोल होता है, और वो ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। नाउ कॉन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स। अब जो इसमें इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स, उनमें हमेशा इंटरेस्ट को लेकर क्लैशेस चलते हैं। शेयर होल्डर्स चाहते हैं उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिले, डिबेंचर होल्डर्स चाहते हैं उन्हें ज़्यादा डिविडेंड मिले। तो इस तरह से उनके बीच में क्लैशेस चलते हैं। शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट मिले, डिविडेंड मिले। डिबेंचर होल्डर्स चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अमाउंट सेव किया जाए, रिजर्व किया जाए। इन दिस वे देयर इज़ अ रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट अमंग द शेयर होल्डर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। तो इन सभी के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। नाउ द कंक्लूजन, द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अचीव्ड मोर पॉपुलैरिटी इन स्पाइट ऑफ many limitations. Its importance is increasing, particularly for large size business where more capital and efficient managerial staff are required. इसकी limitations, कुछ भी limitations हो इसमें, बहुत से limitations हैं, बट फिर भी इसका importance जो है वो large size business में बढ़ता जा रहा है। और इसके efficient managerial staff की जहाँ पे requirement होती है more large scale business में, जहाँ लार्ज स्केल में बिजनेस होगा वहाँ कैपिटल और एफिशिएंट स्टाफ की रिक्वायरमेंट भी होगी। सो इट कैन बी सेड दैट with reference to defects of the company organization, that these defects are the shortcomings of those people who establish the companies rather than those of the company organization system. I hope the topic is clear to you.